व्हाट्सअप गाइस, आई एम एपी। आई होप यू आर डूइंग वेल। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस का जो मॉडल सेट है, जो एयरफोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा इसको अपलोड किया गया है। इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे ऑल 300 के 300 क्वेश्चन देखेंगे, मैथ भी देखेंगे और रीजनिंग भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। रडार द्वारा किसी जहाज की स्थिति जानने हेतु निम्न में से किस तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो आंसर आपको दिख रहा होगा आंसर बी, तो आंसर बी इसका सही है, रेडियो तरंगों के द्वारा किया जाता है। मैथ में थोड़ा मैं आपको बताऊंगा कैसे कॉन्सेप्ट होगा, इसमें तो आपको बस टिक मारना है। औरंगजेब द्वारा सिखों के कौन से गुरु को मृत्यु दंड दिया गया था? तो गुरु तेग बहादुर को दिया गया था। अब देखिए यहाँ पे एक मोटो है, किसका मोटो है? ये मोटो है, आपको बताना है किसका मोटो है। विच गवर्नमेंट कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स मोटो? ये गवर्नमेंट वाहुमयाहुम, मतलब यह वाहुमयाहुम किसका है? शासकीय नियंत्रण संस्था का आदर्श वाक्य है। तो ये है आपका भारतीय जीवन बीमा निगम। आपको पता है एयरफोर्स का क्या है? टच द स्काई विथ ग्लोरी, ठीक है। नव स्पर्शन दीप्तम है एयरफोर्स का। अब देखिए इसमें से बोल रहा है को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है, तो फिनलैंड को बोला जाता है, ठीक है। मृत्युदंड से क्षमादान करने का अधिकार किसको है? तो सबको पता होगा कि राष्ट्रपति जी को है, भारत के राष्ट्रपति को। गरबा किस प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये गुजरात का है। और भी आप आंध्र प्रदेश, बिहार और पंजाब का आप लोग याद कर लीजिएगा कौन सा लोक नृत्य है, किस स्टेट का है, ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग। अमेरिका के किस विशेष कार्यबल द्वारा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को खोजा व मारा गया था? तो उनकी जो नेवी सील्स थी उसके द्वारा, ठीक है, नेवी सील्स के द्वारा। अपने नेवी के कमांडो को पता क्या बोलते हैं? अपने नेवी के कमांडो को बोलते हैं मार्कोस, ठीक है। एयरफोर्स के कमांडो क्या बोलते हैं? गरुड़ बोलते हैं। और आर्मी को तो पता होगा पारा बोलते हैं, पारा SF, ठीक है। चलिए उसके बाद है आपका ये मैथ आ गया है क्वेश्चन नंबर 8 से 7 तक तो आपका जीके था। इसमें देखिए आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा रेशनलाइजेशन, परमेयकरण। तो इसी क्वेश्चन को हमें परमेयकरण करना है, ठीक है, कोऑपरेट कीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है 5 + 2√3/7 + 4√3। इसको हमें क्या करना, सॉल्व करना है। तो इसका परमेयकरण कैसे करते थे, रेशनलाइजेशन कैसे करते थे? बस माइनस चेंज करके ऊपर नीचे गुना करते थे। तो इंटू 7 - 4√3/7 - 4√3 हो गया, √3 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 7 - 4√3, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा तो बता दीजिएगा, मैं अलग से बना दूंगा। 2√3 × 7 - 4√3। ये डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से हमने इसको बनाया है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए थोड़ा दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा हम लाल कलर से करते हैं, रेड कलर से। ब्लू कलर दिख नहीं रहा है तो रेड कलर से करते हैं। 5 + 2√3/7 + 4√3 × 7 - 4√3/7 - 4√3 हो गया। अब देखिए इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 5 × 7 - 4√3 + 2√3 × 7 - 4√3 बाई, अब देखिए a + b × a - का फॉर्मूला क्या होता है? तो a² - b²। तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, अब माइनस इसका स्क्वायर के अंदर 4 4 जा 16 और 3 जा 48। तो ये हो गया आपका 48 - 49 - 48 = 1 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 7 = 35 हो गया, -5 4 जा 20 20√3 + 2 7 जा 14√3 14√3 हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। चलिए तो 14√3 माइनस ये था, ये कितना था? 2 था ना, कितना था? 7 था, हाँ 8 8 3 24 24 हो गया। बाई 1 में तो 1 रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 35 में से 24 किया था, कितना होगा? 11 - 6√3 = a + b√3 है। इसमें a और b का मान निकालना था। तो a की जगह पे देखिए क्या है, a की जगह पे 11 है तो a की जगह पे 11 लिख दिया। b की जगह पे क्या है? +b है, तो यहाँ लेके -6 है, तो b की जगह पे -6। तो a की वैल्यू 11 होगी, b की वैल्यू -6 होगी, ठीक है। तो a की वैल्यू 11, b की वैल्यू -6। देखिए कौन से ऑप्शन में है? a की वैल्यू 11 ये हुआ, b की वैल्यू -6 हो गई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। दो स्टेशनों x और y के बीच की दूरी 778 किलोमीटर है। मान लो ये स्टेशन है और ये स्टेशन है, ये x है, ये y है। इसके बीच की दूरी 78 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी x से y की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी 84 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है, और इसे वापसी की दूरी जो होती है वो तेज़ी में आती है।
56 किलोमीटर प्रति घंटा का है। तो बोला कि एवरेज स्पीड इसका निकालना है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। अगर ऐसा बोला जाए, और डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस दोनों का सेम है, यहाँ से जाएगा उतना ही दूरी है, यहाँ से फिर इधर आएगा तो उतना ही दूरी है। तो इसके लिए, और दोनों का चाल अलग अलग है, दोनों आते समय चाल अलग था, जाते समय चाल अलग था। तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस को एक समय के लिए आप भूल जाइए, 2v1 इंटू V2 बटा V1 प्लस V2। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 2v1 कितना है, बोलेगा सर V1 तो है, वेलोसिटी 1 कितना है, 84 है कि नहीं है, और V2 कितना है, 56 है, ये V2 उधर से आते समय, और V1 प्लस V2 करेंगे तो 84 प्लस 56 हो गया। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आप लोग तो 9408 आएगा, इसको ऐड कीजिएगा तो 140 आएगा, इसको काटिएगा तो 67.2 आएगा। ठीक है, मैंने पहले से कैलकुलेट कर लिया था क्योंकि आपका समय बर्बाद ना हो। ठीक है, 67.2 कौन सा है, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 50 प्रशिक्षणों का माध्य, मतलब 50 का ऑब्जर्वेशन लिया गया है, उसका जो एवरेज आया है वो 36 आया है। तो 50% मान लीजिए कि आपको बोला जाए कि 1 2 3 5 6 7, इसका एवरेज निकालने के लिए अब क्या करते थे, आप करते थे 1 को जोड़ते थे, 2 को जोड़ते थे, 3 4 5 प्लस 6 प्लस 7, और कितने थे, 1 2 3 4 5 6 अंक थे, इसको डिवाइड करते थे। उसके बाद हमें एवरेज आता था। अगर हमको इसका एडिशन निकालना हो तो क्या करते थे, इसके जितने टोटल ऑब्जर्वेशन से और इतना एवरेज आया था उसको मल्टीप्लाई करते थे, हम लोग करते थे। तो यहाँ पे देखिए ये टोटल कितना है, टोटल ऑब्जर्वेशन 50 है और हमारा एवरेज 36 आया है। आंसर देखिए, यहाँ 8 की जगह पे आप 36 रखिए, और यहाँ टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है, 50 है। इसका हमें एडिशन यहाँ वाला याद करना है। तो 50 में 36 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा, 50 में 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 15 36 18 1800 होगा। अब क्या होता है, बाद में क्या होता है, बाद में पता चलता है कि प्रशिक्षण 48 को गलती से 23 ले लिया गया है। उसमें एक ऑब्जर्वेशन था, जैसे मान लो कोई संख्या था 48 50 48 49 50, कुछ ऐसे करके 50 नंबर दिए हुए थे। ठीक है, उसका आ रहा था, उसमें 48 की जगह पे उन्होंने क्या किया था, 48 को गलती से 23 ले लिया, 48 के जगह उन्होंने 23 ले लिया था। ठीक है, तो 48 की जगह पर 23 लिया था, तो कितना कम ले लिया था, कितना कम लिया था, 25 कम ले लिया था, 25 कम लिया था, तो इसलिए 1800 आया है। लेकिन अगर 25 इसमें जोड़ देंगे तो 1825 हो जाएगा, समझिएगा। तो कितना हो गया, टोटल हो जाएगा, एडिशन करने पे 1825 हुआ। अब 1825 जो है वो सही जोड़ है, सही जोड़ है। क्यों जोड़ सही है, क्योंकि 23 की जगह पे 48 की जगह पे हमने 23 लिया था, अब हमने 48 ले लिया है तो 1825 हुआ है। 1825 टोटल एडिशन हो गया, टोटल ऑब्जर्वेशन का। लेकिन ऑब्जर्वेशन हमारा कितना है, 50 ही है, तो 1825 में 50 से भाग दिया हमने, तो कितना आएगा बताइए, आएगा कितना, 36.5, जो आंसर डी सही होगा। ठीक है, चलिए समझ गए। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करना है, टोटल एडिशन निकालना पड़ेगा आपको। उसके बाद जिसकी गलती पे लिया है उसको घटा के जो टोटल एडिशन आएगा उसमें से उसको आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और जो जितना एडिशन आएगा उसमें से टोटल ऑब्जर्वेशन को डिवाइड कर देना होगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर का क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए मैंने एक चीज़ बनाया है कि आप ऑप्शन से भी, पता है जितने भी क्वेश्चन हैं ना मैथ के, आप ऑप्शन से भी एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए, 3 संख्याओं का योग 136 है। मान लीजिए कोई संख्या है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 136 है। ठीक है, उसका जो अनुपात दिया है पहली और दूसरी, इसका अनुपात दिया है 2x प्लस 3x, जेड हमें पता नहीं है, प्लस जेड इक्वल टू 136 है। तो हमें क्या करना है, इतना हमें माथा पीछे नहीं करना है। अब देखिएगा इसमें से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ भी पहली और दूसरी का अनुपात 2:3 है, पहली और दूसरी का अनुपात 2:3 है। तो 3 देखिए यहाँ पे है, और दूसरी और तीसरी का ये देखिए दूसरी का यहाँ पे 5 रेशियो है। अब ऐसी इसमें संख्या आपको जोड़ना है कि 3 से भी कटे और 5 से भी कटे, ऑप्शन में चेक करना है। तो देखिए ये 5 से तो कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है 5 से नहीं कट रहा है। ये देखिए 3 से भी कटेगा 5 से भी कटेगा, ये 3 से नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है 5 से नहीं कट रहा है। तो आंसर सी ही सही होगा क्योंकि ये 3 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप जैसे कि दूसरी संख्या याद करना है, दूसरी संख्या याद करना है। यहाँ पहली और दूसरी का अनुपात दिया है 2:3, यहाँ दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया है 3:5:3। तो ऐसी संख्या देखना है कि दूसरी संख्या में याद करना है कि 3 से भी कटे और 5 से कटे, तो ऑप्शन से आप एलिमिनेशन मेथड से आप बना सकते हो। ठीक है,
चलो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। इसमें थोड़ा आपको टाइम लग जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा, नहीं सुनिएगा तो नहीं समझ में आएगा। देखिए 45 व्यक्ति एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। 45 व्यक्ति एक काम को 16 दिन में किया है, ठीक है। तो एक दिन में 45 आदमी कितने काम करेंगे? एक दिन में काम होगा 1/16 काम होगा। कितना काम होगा? 1/16 काम होगा। 45 लोग मिलके करेंगे, एक दिन में 1/16 काम होगा। मान लो काम 16 टोटल काम, एक काम है, एक काम करना है, उसको 16 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम है? 1/16 ही काम होगा ना। चलिए इतना तो आपको पता ही होगा। 1/45 दिन में एक काम को 16 दिन में, एक काम को 16 दिन में हुआ, तो 45 आदमी एक दिन में कितना काम करेगा? तो 1/16 ही हिस्सा काम है, मतलब कि काम का एक हिस्सा करेगा एक दिन में। टोटल 16 हिस्सा है, तो ठीक है 1/16 काम होगा एक दिन में। अब देखिए एक दिन में 1/16 काम होगा, तो 6 दिन में कितना होगा? 6 का 1 का गुना होगा, 6/16 काम होगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूरा पढ़िए। 45 व्यक्ति एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, बढ़िया है, कर सकते हैं। तो 6 दिन काम करने के बाद 30 व्यक्ति और शामिल था। 6 दिन में कितना काम किया? 6/16 काम हो चुका है उस काम का। 6/16 काम उस काम का हो चुका है। टोटल काम कितना है? टोटल काम है आपका एक काम है, टोटल काम एक ही है, एक काम का 6/16 भाग हो चुका है। तो बचा काम कितना है? तो एक में से 6/16 घटा दीजिए आप, तो कितना बचा? 10/16 काम बचा है। 10/16 काम, 10/16 का यूज होगा, ये सब हम मिटा देता हूँ। 10/16 काम बचे हैं, क्योंकि 6 दिन का काम हमने 6/16 काम ख़त्म कर चुका है, इसलिए 6/16 से हमें कोई मतलब नहीं है। अब 10/16 काम बचा है, तो 6 दिन काम करने के बाद 30 व्यक्ति और शामिल हो जाता है। 6 दिन काम करने के बाद 30 व्यक्ति और शामिल हो जाता है, तो काम बचा है 10/16, क्योंकि 6 दिन काम खत्म हुआ है। तो 45 व्यक्ति और 30 व्यक्ति, तो 75 व्यक्ति 10/16 काम को कितने दिन में करेंगे? अब आया है 75 व्यक्ति 10/16 काम को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब सभी काम को बचा हुआ कार्य समाप्त करने में कितने दिन लगेगा? अब सभी को मतलब 75 व्यक्ति को 10/16 काम करने में कितना दिन लगेगा? तो 45 व्यक्ति एक काम को 16 दिन में करते थे, तो 75 व्यक्ति कितना दिन में करेंगे? कम दिन में करेंगे। कम दिन में करेंगे तो क्या करेंगे? इसमें एक एक नियम लगेगा, इसमें ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई होगा। किसमें? इसमें ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई। तो 45 × 16/75। 45 दिन में 45 व्यक्ति एक काम को 16 दिन में कर रहे थे, तो 75 व्यक्ति आ गए ना, तो 75 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो कम दिन में करेंगे। तो यहाँ पे एक एक नियम नहीं लगेगा, ये आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे, यहाँ ऊपर ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगा, अब 70 नीचे वाले से डिवाइड होगा, ठीक है। अब 45 × 16 कीजिएगा तो कितना आएगा? 45 × 16 और 75, इसको सब सॉल्व कीजिएगा, मैं सॉल्व कर रखा था। 9.6 लगेगा, मतलब कि उसी काम को, जो काम को 45 लोग उसी काम को 16 दिन में कर रहे थे, तो 75 लोग उसी काम को 9.6 दिन में करेंगे, ठीक है। अब समझ में आ गया। अब देखिए 75 लोग उसी काम को 9.6 दिन में करेंगे, तो एक काम को 9.6 दिन में करेंगे, एक काम को 9.6 दिन में करेंगे, तो काम तो हमारा एक नहीं है ना, कुछ तो लोग काम खत्म करके गए थे, 6 दिन तक काम हुआ था, तो 10/16 ही काम है हमारे पास। तो 10/16 काम को कितने होंगे? इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 10/16 × 9.6 बटा में एक का कोई मतलब नहीं है, तो इससे घटाया तो 10 हो गया, 10 से 10 खत्म हो गया, 16 छक 96, तो 6 दिन में काम खत्म होगा। कितने दिन में होगा? 6 दिन में काम खत्म होगा, ठीक है। समझ गए? नहीं समझ में आया तो कमेंट में पूछिएगा, मैं बताऊंगा अच्छे से, ठीक है, अलग से वीडियो बना के इसको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम लोग। ज्ञात करो, हमें ज्ञात करना है किसी राशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 होगा। आपको फॉर्मूला याद होगा, अमाउंट बराबर क्या होता है? P × 1 + R/100 होता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है। लेकिन हमें CI निकालना होगा तो क्या करते थे? अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाते थे, प्रिंसिपल घटाते थे कि नहीं घटाते थे? या फिर हमें प्रिंसिपल निकालना हो तो अमाउंट में से CI घटाते थे, है कि नहीं? तो देखिए हमें CI निकालना है। देखिए इसमें क्वेश्चन जो पूछ रहा है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर है वो 31 है। तो कौन सा फार्मूला यहाँ हम सेट करेंगे? एक बार मैं फार्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट का फार्मूला होता है P × 1 + R/100 माइनस P करेंगे, क्यों? इसमें से P घटा देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा, ठीक है। -P
सिंपल रेशियो का फॉर्मूला कहता है P इंटू R इंटू टी बाई 100। कितना आया है आंसर 31। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो P का वैल्यू आ जाएगा। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ, आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। P हमें पता नहीं है, P लिख दिया 1 प्लस R कितना है, R है 10 साल के लिए 10% है बाई 3 माइनस P हमने किया यहाँ, क्योंकि हमें प्रिंसिपल कंपाउंड रेशियो निकालना, इंटू P। R कितना है 10 है, T कितना है 3 है बटा 100 इक्वल टू 31। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। चलिए कोई नहीं, मैं कर देता हूँ। P इंटू ये देखिए 110 हो जाएगा, इसको सॉल्व किया 110 बटा 100 इंटू 110 बटा 100 इंटू 110 बटा 100 माइनस P माइनस 10 दिया 30 P बाई 100 30 P बाई 100 हो गया। ठीक है, अब देखिए ऊपर लिखता हूँ, इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ यहाँ पे। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। P इंटू 1331 बटा 10 गुना 10 गुना 10 1000 माइनस P, ये साथ में रहेगा, ठीक है बाबा, माइनस 30P बाई 100। अंतर कितना है, अंतर 31 है, यहाँ 31 भूलिएगा मत आप। नीचे वाला मिटा देता हूँ ये वाला। अब देखिए इन दोनों में से P कॉमन ले लेता हूँ मैं, P कॉमन ले लिया, ये 1000 है यहाँ, P कॉमन ले लिया तो 1331 बटा 1000 माइनस 1 हो जाएगा, P कॉमन ले लिया तो माइनस 30P बाई 100। ठीक है, समझते चलिएगा, P हो गया। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो ये 1000 हो गया, ये 1331 में से 1000 गया माइनस 30P बाई 100 इक्वल टू 31। इसको मिटाया हमने, इसको मिटाया तो हो गया, ये घट के हो जाएगा P इंटू 331 बटा 1000 हो गया माइनस 30P बाई 100 इक्वल टू 31। सॉल्व करना थोड़ा वो लग रहा है, थोड़ा जगह भी तो नहीं है ना, अब उतना रिसोर्सेस भी नहीं है मेरे पास। तो देखिए यहाँ हो गया ये, अब इसको करेंगे एलसीएम करेंगे तो ये 1000 हो गया 331P माइनस 300P इक्वल टू 31। 331 में से 300 गया तो 31P बाई 1000 इक्वल टू 31। 31 से 31 खत्म, P इक्वल टू 1000। जो आपका प्रिंसिपल था वो कितना था 1000, तो आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नहीं समझ में आया तो पूछ लें, क्योंकि इसी में टाइम कंज्यूमिंग है। देखिए 30 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन तो 5-6 क्वेश्चन रहेंगे जो इसमें टाइम कंज्यूमिंग रहता है, उसमें आप टाइम देना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिसे 8, 12, 20 और 25 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहता हो। तो क्या करना है आपको, इसका 5, 12, 20, 25 का एलसीएम ले लीजिए लघुत्तम समापवर्तक। 8, 12, 20 और 25 का 2 से कटाया तो 4, 6, 10, 25, 2 से कटाया तो 2, 3, 5, 25, 5 से कटाऊँगा तो 2, 3, 1, 5, इसको गुना कीजिएगा 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 तिहाई 20 दूनी का 40 तिहाई 120 25 600। 600 तो आ गया आपका वो संख्या जिससे आप 8 से भी भाग दीजिए तो कटेगा, 12 से भी भाग दीजिए तो कटेगा, 20 से भी भाग दीजिएगा तो 600 कट जाएगा और 25 से भी भाग दीजिएगा 600 कटेगा। लेकिन हमें क्या लाना है, 5 शेष लाना, तो इसमें अगर 5 जोड़ देते हैं तो हर एक में से 605 आएगा आंसर, 605 बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं हम लोग। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। मान लेते हैं यहाँ पे हम लिखता है आय, यहाँ लिखते हैं खर्च उस आदमी का, यहाँ लिखते हैं उस आदमी का बचत। आय मानते हैं 100 रुपये है, तो 75% खर्च करने का मतलब कितना है, 75 रुपये खर्च करता है तो बचत कितना करेगा, 25 रुपये बचत करेगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि वो उसका आय अगर 20% की वृद्धि हो, 20% की वृद्धि करता है तो उसे खर्च में 10% की वृद्धि होती है। तो 75 का 10% कितना होगा, 7.5 होगा ना। तो कितने के खर्च की वृद्धि होती है, इसमें जोड़ेंगे तो 75 82.5 का
तो 100 यहाँ देखिए 120 रुपये उसकी आय होती है तो खर्च हो जाता है 82.5, क्योंकि 10% की उसकी खर्च में वृद्धि हो जाती है। तो 75 का 10 का 7.5 तो खर्च हो गया 82.5 हो गया। आय हो गई 120 रुपये, खर्च हो गया 82.5, तो बचत कितना होगा? 120 में से 82 जाएगा, कितना होगा? 120 में से 82 जाएगा, 120 में से 82.5, 120 में से 82.5 जाएगा तो हो जाएगा आपका 37.5, 37.5 हुआ। अब देखिए बचत कितना बढ़ गया? पहले 25 रुपये बचत था, अब बचत हो गया 37 रुपये 50 पैसा, तो बचत भी बढ़ गया है 12 रुपये 50 पैसा बढ़ गया है। 25 रुपये बचत था वो बढ़ के हो गया 12 रुपये 50 पैसा मतलब बढ़ा है। अगर 100 रुपये बचत होता, परसेंटेज में पूछ रहा था परसेंटेज, तो 100 गुने 12.5 बटा 25, जीरो से खत्म, ये जीरो से जीरो खत्म, 25 बचे 125, ये जीरो से खत्म था तो 5 दिया 50, 50 हो गया। ठीक है, तो 50% की उसकी बचत में वृद्धि हो गई। कितने परसेंट की बचत में? नहीं समझ में आया कमेंट में पूछ सकते हो। चलिए यहाँ देखिए, अब शायद उतने भारी भारी क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। विजातीय ज्ञात करना है आपको, अलग चीज़ ज्ञात करना है। मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट है, सुखोई भी फाइटर है, मिग 29 भी फाइटर है, मिग 27 भी फाइटर है। लेकिन सुखोई, मिग 27 और मिग 29 जो है ये किसका है? रसिया का, रसिया से हमने लिया है। और जो मिराज जो है हमने फ्रांस से लिया है, तो मिराज जो हो गया वो अलग हो गया। ठीक है, यहाँ भी देखिए ऑड आउट करना है। ये देखिए एनसीईआरटी का एम्बलम है, ये केंद्रीय विद्यालय का है, ये सीबीएसई का है, ये नेवी का है। ये ए बी और सी जो है वो पढ़ाई से रिलेटेड है, डी जो है अपने फौज से रिलेटेड है। वैसे यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स को देख के जाइएगा और इंडियन आर्मी का एम्बलम देख के जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, किसी कूट भाषा 786 का अर्थ है स्टडी वेरी हार्ड, 958 का अर्थ है हार्ड वर्क पेज। यहाँ देखिए इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में क्या कॉमन है? इसमें बोलेगा सर इसमें हार्ड है, इसमें भी हार्ड है। चलिए ठीक है, अब नंबर देखेंगे इसमें क्या कॉमन है। इसमें सर 8 है, इसमें भी 8 है, तो हार्ड का मतलब क्या हो गया? 8 हो गया। ठीक है, अब कौन सा सेंटेंस देखेंगे? अब इसको मिटा देते हैं बाबा, हार्ड का मतलब हमने 8 लिख दिया है। अब ये वाला सेंटेंस देखेंगे और ये वाला सेंटेंस देखेंगे। चलो ये वाला और ये वाला देखते हैं। इसमें स्टडी है, इसमें भी स्टडी है। ठीक है, और इसमें अंक में क्या सेम है? तो बोले सर इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें स्टडी है, इसमें से, तो स्टडी का मतलब क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक है, अब कौन सा बचा? अब बचा हमारा ये और इसको देखना है। इसमें देखिए वर्क है, इसमें भी वर्क है, इसमें और इसमें क्या सेम है? इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो वर्क का मतलब हो गया 5। ठीक है, अब देखिए वर्क का मतलब 5 हो गया, स्टडी का मतलब आपको यहाँ लिखा है, स्टडी का मतलब इस देखिए, अब इसमें देखिए आप पूछ रहा है वेरी किस सेंटेंस में है? इस सेंटेंस में है। स्टडी का मतलब कितना बताया था? स्टडी का मतलब 6 हो गया, तो 6 को काट दिया हमने। हार्ड किसका बताया था? हार्ड का मतलब 8 है, तो 8 को काट दिया। तो बचा क्या? वेरी की जगह पे 7 बचा, तो 7 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन इसका सी जो दिया है वो गलत है, आंसर बी इसका सही होगा। ठीक है, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, ये सीरीज़ दिया हुआ है, इसको समझिएगा आप लोग अच्छे से। ठीक है, ये देखिए 1 इंटू 4 दिया है, 1 इंटू 4 की जगह 4 हुआ है, इसमें से 4 में से 2 घटा दीजिएगा तो 2 हुआ। ठीक है, दो चौका 8, 8 में से 2 गया 6, 6 चौका 24, 24 में से 2 गया 22, 22 चौका 88, 88 में 2 जाएगा तो 86, 86 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? मैं एक बार बताता हूँ। एक बार 4 से मल्टीप्लिकेशन किया है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसमें से 2 घटा दिया है। जैसे 1 में 4 से मल्टीप्लिकेशन किया तो 4 आया, तो 4 में से 2 गया तो 2 आ गया। ठीक है, अब 2 में 4 से मल्टीप्लिकेशन किया तो 8 आएगा, 8 में से 2 जाएंगे तो 6 हो जाएगा। 6 में से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, 24 में 2 से घटा करेंगे तो 22 आ गया। 22 में 4 से वो मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आएगा, 88 में से 2 घटाएंगे, अब 2 घटाने की बारी आई ना, तो 86 हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक परीक्षा में एक छात्र ने प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त किए हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक। ठीक है, वो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक खोया है, मतलब निगेटिव मार्किंग है। यदि उसने सभी 75% हल किए हैं और कुल 125 अंक प्राप्त किए हैं तो उसके द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या ज्ञात क्या है? मान लिया कि उसने एक्स क्वेश्चन सही किए हैं और वाई क्वेश्चन गलत किए हैं, तो सही किया और गलत किया, टोटल क्वेश्चन कितने थे? 75 क्वेश्चन थे। ठीक है, ये हो गया। अब बोल रहा है कि सही क्वेश्चन करने के लिए उसको 4 नंबर मिलते थे, तो 4 नंबर सही करने के लिए 4 कर लिया, और गलत करने के लिए उसके 1 नंबर काट दिया जाता है, तो 1 घटा दिया।
तो उसका टोटल नंबर कितना था, 125 आते थे। ये इक्वेशन 1 हो गया और इक्वेशन 2 हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के लिए क्या कीजिए, इक्वेशन 1 में आप 4 से पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा क्योंकि बराबर करना पड़ेगा ना। तो 4x + 4y इक्वल टू 77 चौका 300, ये हो गया। अब 4x - y इक्वल टू 150, नहीं हो रहा है क्या, चलो मिटा देते हैं इसको। इक्वेशन 1 2 तो बन ही गया है। देखिए अब देखिए 4x + 4y इक्वल टू 300 हुआ। अब 4x - y इक्वल टू 125 हुआ। इक्वेशन कैसे बनाते हैं तो आपको आता ही होगा। अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे, इसको साइन चेंज करेंगे, इसका साइन, ये खत्म हो गया। ये हो गया 3y, 3y इक्वल टू 175, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबा बताओ तो, 5 5 15 35 35 हो गए। वाई को क्या माना था हमने, गलत क्वेश्चन, मतलब कि 35 क्वेश्चन उसने गलत किया। टोटल उसने 75 क्वेश्चन किए हैं, तो 75 में से 35 घटाना 40 नंबर उसने सही किए हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कितने क्वेश्चन उसने सही किए हैं, तो कितने किए हैं, 40 क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। 21 नंबर देखेंगे, दी गई सारणी में लुप्त संख्या याद करना है। बहुत ईजी है। 5 दूनी का 10 11 हो गया है। ठीक है, 11 दूनी का 22 में से 1 गया तो 21 हुआ है। 8 दूनी का 16 और 1 17 है। 17 दूनी का 34 और 1 33 हुआ है। 7 दूनी का 14, 1 15 है। 15 दूनी का 30 और 30 में से 1 जाएगा तो 29 हुआ है। पैटर्न समझ गए। चलिए अब देखिए एक चीज़ देखिएगा, 4 व्यक्ति हैं A B C और D ताश खेल रहे हैं। A और B साझेदार है, मतलब A और B पार्टनर है। यदि D का मुंह उत्तर की ओर है और तथा A का मुंह पश्चिम की ओर है तो किसका मुंह दक्षिण की ओर होगा। कभी भी पेपर पेन कॉपी एग्जाम में कभी आए तो सबसे पहले आप ऐसे न्यूज़ लिख लीजिएगा, NEWS। A और B साझेदार का मतलब है कि A अगर यहाँ बैठेगा तो B यहाँ बैठेगा, C यहाँ बैठेगा तो D यहाँ बैठेगा। ठीक है, समझ गए, साझेदार हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बैठते हैं। ठीक, अब देखिए बोल रहा है डी का मुंह उत्तर की ओर है। उत्तर किधर है, उत्तर ये है उत्तर। तो अगर डी यहाँ बैठेगा तभी तो उसका मुंह उत्तर की तरफ होगा, तो ये हो गया डी का जगह हो गया। तो बी यहाँ बैठेगा क्योंकि बी और डी क्या है, नहीं सी बैठेगा यहाँ क्योंकि सी और डी पार्टनर है। ठीक है, और बोल रहा है ए का मुंह पश्चिम की ओर है। ए का मुंह पश्चिम की ओर मतलब इधर साइड है, तो यहाँ बैठेगा तभी तो ए का मुंह पश्चिम की ओर होगा, यहाँ ए बैठा है। ठीक है, तो किसका मुंह दक्षिण की ओर होगा, तो दक्षिण की ओर बाबा यहाँ डी बैठा है तो यहाँ सी बैठेगा, तो सी का मुंह दक्षिण की ओर होगा। तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए। नहीं समझ में आया तो कमेंट तो फ्री में है ही, कमेंट करके पूछ सकते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे है, खतरे में हमेशा, खतरे में क्या होता है, शत्रु होता है, हमला होता है, डर होता है। हमें मुझे नहीं पता, डर ही होता होगा। ठीक है, चलो यहाँ देखना है, कुछ नहीं करना है, बहुत आँख बंद करके आपको देखना है, प्लस की जगह पे डिवाइड दे देना है। तो 8 प्लस है यहाँ पे तो डिवाइड दे दिया, प्लस डिवाइड 2, और डिवाइड की जगह पे क्या है, माइनस है, -3, माइनस की जगह पे क्या है, माइनस की जगह पे गुना है, माइनस की जगह पे गुना 4, और गुना की जगह पे क्या है, प्लस है, +6 लिख दिया। अब इसको हल करना है, हल करेंगे तो 4 दूनी का 4 हो जाएगा, -3 × 4 + 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - 12 + 6, 10 में से 12 जाएगा तो -2 सी आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर देखते हैं सी है कि नहीं है। आंसर सी हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। डॉक्टर, वकील और पेशेवरों के समूह के बीच सही संबंध दर्शाने वाला वेन आरेख क्या, वेन डायग्राम है। देखिए डॉक्टर और वकील, अगर आप एयरफोर्स में हो जाते हैं, भगवान करें हो जाएंगे, तो आप भी पेशेवर आएंगे। ठीक है, तो पेशेवर के अंदर डॉक्टर और वकील आएंगे, तो पेशेवर बड़ा हो जाएगा, डॉक्टर और वकील उसके अंदर आएगा, तो आंसर एक करेक्ट हो गया। ठीक है, ये जो 26, 27, 28, 29, 30 है, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि ऑब्जर्वेशन टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आप देखिए पैटर्न कैसे बना है, आप कमेंट सेक्शन में इसका सभी का आंसर मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।